स्टूडेंट्स बेटा गुड मॉर्निंग। मैं समझता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज चलते हैं हम लोग सिलेबस का लास्ट लेसन हम पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने सिलेबस को काफ़ी कंट्रोल करने का कार्य किया है और हम लोग काफ़ी जल्दी, बहुत जल्द ही हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो आज इस सिलेबस का लास्ट लेसन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स का लेसन 4 है आपका, रिलेशंस एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो मेनली दो लेसन टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज, प्रोडक्शंस अक्रॉस द कंट्रीज एंड इंटरलिंकिंग प्रोडक्शंस अक्रॉस द कंट्रीज। ये लेसन का फर्स्ट वीडियो होगा, चूँकि ये अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ एनी कंट्रीज ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक पे इसका क्या असर पड़ता है या क्या ये प्रभाव डालता है किसी भी इकोनॉमिक कंट्री पे, आज हम चर्चा करेंगे इस पर वन बाय वन, टॉपिक बाय टॉपिक। तो आप लोग लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो सके। अगर आपके पास बुक्स है तो पेज नंबर 55 ओपन कर लीजिए इकोनॉमिक्स का, ताकि आप क्लियरली समझ सकें। ओके, आइए हम बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पर एक कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर इन टूडेज वर्ल्ड सम ऑफ अस हैव टू वाइड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिफोर अस। आज हम पूरे कंट्री की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, जितने भी कंट्री हैं, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं मार्केट में, तो हमारे पास एक साथ कई सारे मतलब ऑप्शंस दिखते हैं। सपोज जाते हैं हम परचेज करने वॉच, रेडियो, टीवी, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, सीधी सी। तो अगर हम बात करते हैं कस्टमर से, भैया हमें एक मोबाइल दिखाओ शॉपकीपर से, तो एक साथ कई सारे कंपनियों का वो लगाता है स्टॉल कि आप ये देख लो, ये देख लो, वो देख लो। यानी कि किसी भी कंज्यूमर के पास एक से अधिक आपको चॉइस ऑफ ऑप्शन हर एक मार्केट में मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है, हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। द लेटेस्ट मॉडल्स ऑफ डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन्स एंड टेलीविजन्स मेड बाय द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड आर विद इन आवर रीच। यानी कि वर्ल्ड के अलग अलग कई कंपनियों में मैन्युफैक्चर हुए गुड्स को हमारे पहुंच तक, यानी कि हमारे लोकल मार्केट तक अवेलेबल है। ऐसा प्रोडक्ट जो है हमको इजीली मिल जाता है। एवरी सीजन न्यू मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन बी सीन ऑन इंडियन रोड्स। गॉन आर दे डेज व्हेन एम्बेसडर एंड फिएट्स वेयर ओनली कार्स ऑन द इंडियन रोड। यानी कि आज आए दिन हम अपने रोड पे निकलते हैं, 10 मिनट के रोड पे निकलिए आप, 10 मिनट में अगर 20 कारें पास हुई हैं, गुजरी हैं, तो उसमें से आपको 8 या 4 ऐसी होंगी जो आपको क्या है, मॉडल टेक्नोलॉजी का है और वो फॉरेन कंट्री का बना हुआ प्रोडक्ट्स है। यानी कि हम बात करते हैं कि हमारे कंट्री में एक समय ऐसा हुआ करता था कि इंडियन रोड पर केवल एम्बेसडर और फिएट्स जो हमारे कंट्री में बनती थी, उसी का प्रोडक्शन हमारे कंट्री में देखने को मिलता था। लेकिन आज आए दिन ऐसा है कि हमें अपने कंट्री के साथ साथ अदर कंट्री के प्रोडक्ट्स देखने को इजीली मिलता है। अभी आपने दिवाली की त्यौहार बिताई है, दिवाली के त्यौहार में आप दुकानों पे गए होंगे मार्केट करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, तो आपने देखा होगा कि जो लाइट्स हैं या फिर पटाखे हैं या फिर टॉयज हैं, वो मार्केट भरा पड़ा है। कुछ जो प्रोडक्शन है इंडियन जो प्रोडक्शन का है, और कुछ ऐसा भी है जो हमारे कंट्री का नहीं है, अदर कंट्री का प्रोडक्शन जो है हमारे कंट्री में अवेलेबल है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे, क्या संभव, मतलब कैसी प्रोसेस के द्वारा ये संभव हुआ, हम इन बातों को जानने का प्रयास करेंगे। टुडे इंडियंस आर बाइंग कार्स प्रोड्यूस्ड बाय नियरली ऑल द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। और सिमिलर एक्सप्लोशन ऑफ ब्रांड कैन बी सीन इन मेनी अदर्स गुड फ्रॉम शर्ट टू टेलीविजन प्रोड्यूस जूस, फ्रूट जूस। यानी कि हम एक एग्जाम्पल यहाँ का लिया गया है, हालांकि इसके अलावा अदर सारे प्रोडक्ट्स हैं, अदर सारे कई चीज़ें हैं जो हम डेली यूज करते हैं, जो हमारे कंट्री के साथ साथ अदर कंट्री में भी उसका प्रोडक्शन तैयार होता है। ठीक है, तो इन अ मैटर ऑफ ईयर, समय बीतने के साथ साथ आवर मार्केट हैज बीन ट्रांसफर्ड, यानी कि हमारा बाजार ही क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले हमारा मार्केट जो था अपने कंट्री के प्रोडक्शन से भरा होता था या अवेलेबल था, लेकिन अब जो हमारा कंट्री का मार्केट है, चाहे छोटा मार्केट है या बड़ा मार्केट हो, गांव का मार्केट हो या फिर शहर का मार्केट हो, वो क्या है, अपने कंट्री के साथ साथ फॉरेन कंट्री के सामानों से वो भरा पड़ा है। आखिर ऐसा क्यों संभव है, कैसे संभव हुआ कि हमारे कंट्री में प्रोडक्शन जो है होता है, फिर भी अदर कंट्री का प्रोडक्शन हमारे मार्केट तक अवेलेबल है। तो इट इज़ अ फेनोमेना है, ये घटना के द्वारा, ये मतलब कह सकते हैं इट इज़ अ अवेलेबिलिटी ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। हम समझने का प्रयास करेंगे। सच वाइड रैगिंग चॉइस ऑफ गुड्स इन आवर मार्केट इज रिलेटिवली रिसेंट फेनोमेनन। यू वुड हैव फाउंड सच अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स इन इंडियन मार्केट इवन 2 decades बैक।
अगर हम 2 दशक पहले की बात करें, आज से 30 वर्ष 20 वर्ष पहले की बात करें, तो ये जितना प्रोडक्ट से मार्केट भरा पड़ा है उतनी चॉइस ऑफ गुड्स नहीं हुआ करते थे, या होते भी थे तो बहुत कम थे। केवल इंडियन मार्केट, इंडियन प्रोडक्ट का वहाँ पर एबिलिटी था। लेकिन अब हम बात करेंगे पूरे वर्ल्ड की जितने प्रोडक्शंस हैं वो अलग अलग कंट्रियों में सेल परचेज हो रहे हैं। यू डोंट हैव फाउंड द वैरायटी ऑफ, ओके नेक्स्ट है अ मैटर ऑफ ईयर्स, ये भी हो चुका है। आगे देते हैं, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस रैपिड ट्रांसफॉर्म, आखिर ये बदलाव हुआ जो मार्केट में इतनी तेज़ी से विकास हुई, चेंजेज हुए कि हमारे कंट्री के मार्केट में अदर कंट्री का प्रोडक्ट्स आया, ये कैसे, क्यों, कब संभव हुआ, आखिर ये कैसे हुआ, व्हाट आर द फैक्टर दैट आर ब्रिंगिंग अबाउट दिस चेंजेज, आखिर इस प्रकार के बदलाव होने का मेन फैक्टर कौन है, कौन फैक्टर जो है इस पर बदलाव किया, एंड हाउ आर दी चेंज द अफेक्ट ऑफ द लाइफ्स ऑफ द पीपल, और ये बदलाव लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव डाला। हम इन तमाम क्वेश्चनों का आंसर हम आगे के टॉपिक्स में देखने का प्रयास करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फर्स्ट प्रोडक्शन से अक्रॉस द कंट्रीज, यानी कि जो भी प्रोडक्शंस हो रहा है, पहले जो होता था विद इन कंट्री में होता था, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, छोटा प्रोडक्ट हो या बड़ा प्रोडक्ट हो, उसके सारे पार्ट्स इक्विपमेंट जो है विद इन ए कंट्री तैयार होता था, एक कंपनी के अंदर तैयार होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि एमएनसी के द्वारा, इसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एक वर्ड है, हम लोग पढ़ेंगे इसको आगे, उसके मतलब माध्यम से जो है अक्रॉस द कंट्री, एक कंट्री का प्रोडक्शन अलग अलग कई देशों में कई अलग अलग कंपनी में तैयार होती है और फिर एक जगह असेंबल्ड करके जो है फॉरेन कंट्री में या अलग कई मार्केटों में सेल होने के लिए रेडी होता है। आइए समझते हैं, अंटिल द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि 20th सेंचुरी 1950 के आसपास दशक की बात हो रही है, प्रोडक्शन वाज लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन द कंट्री, यानी कि 1950 के आसपास की बात हो रही है, कोई भी कंपनी जो थी एक कंट्री के बाउंड्री के अंदर सारे प्रोडक्शन तैयार होता था। वाट अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ दिस कंट्रीज वेयर रॉ मटेरियल्स गुड्स स्टूफ एंड फिनिश प्रोडक्ट्स, यानी कि एक ही कंट्री के अंदर सब कुछ होता था, चाहे रॉ मटेरियल्स हो या गुड प्रोडक्ट्स हो या फिनिश प्रोडक्ट्स हो, सभी तैयार होता था। जैसे हमारे भी कंट्री में जो कॉलोनीज थी, जैसे आपको पता है कि 1914 से पहले हमारे कंट्री ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिपत्य था, साम्राज्य था, वे लोग हमारे कंट्री से रॉ मटेरियल अपने कंट्री में एक्सपोर्ट करते थे, ले जाते थे और वहाँ से प्रोड्यूस माल क्या करते थे, हमारे कंट्री में सेल करते थे। यानी कि हमारे कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी पर डायरेक्ट किसका कंट्रोल था, कॉलोनियल पीरियड का, कॉलोनियल गवर्नमेंट का, अपने शासक का। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कॉलोनीज सच एज इंडिया एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स एंड फूड स्टूप्स एंड इम्पोर्टेंट फिनिश्ड गुड, ट्रेड वाज द मेन चैनल्स कनेक्टिंग डिस्टेंस कंट्रीज, और ट्रेड ही माध्यम था क्या, एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जुड़ने का। दिस वाज फॉर लार्ज कंपनीज कॉल्ड एमएनसीज, और ये जो वर्क होता था एक बड़ी संस्था के द्वारा, जिसको हम एमएनसीज कहते थे, मल्टीनेशनल यानी कि बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेशन इसको बोलते हैं। और ये आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये गेन करता है यहाँ से कि व्हाट डू नो अबाउट एमएनसीज, एमएनसी क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, आपको 1 या 3 मार्क्स में आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं कि एमएनसीज इज अ कंपनी, एमएनसी क्या है, एक कंपनी है दैट ओन और कंट्रोल प्रोडक्शन इज मोर देन वन नेशन, यानी कि एक ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिसका कंट्रोल और मैनेजमेंट एक के साथ एक के अलावा अदर कई कंट्रियों के कंपनियों को कंट्रोल करने का काम करता है। एमएनसी सेटअप ऑफिसेस एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन अ रीजन वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर्स रिसोर्सेज, और ये एमएनसी जो है अपनी फैक्ट्री या ऑफिस वहाँ सेटअप करती है जहाँ पर उसके प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल्स, लेबर, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, अदर्स इक्विपमेंट्स जो इजीली और लो कॉस्ट पे अवेलेबल था, ये अवेलेबल होता है, वहाँ एमएनसी क्या करती है, अपनी ब्रांच, अपनी फैक्ट्री, अपनी ऑफिस सेटअप करती है। दिस इज डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो एंड एमएनसी कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट, यानी कि इसका मेन मकसद होता है कि एमएनसी वहाँ सेटअप होती है जहाँ कम खर्च में, जहाँ कम इन्वेस्टमेंट में अधिक से अधिक अर्निंग संभव हो पाता है। इसको देखते हैं हम अगले टॉपिक के माध्यम से, देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि द एमएनसी इज नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ग्लोबली, यानी कि एमएनसी का मतलब ये नहीं है केवल तैयार माल ही पूरे विश्व में सेल करता है, बल्कि बट मोर इम्पोर्टेंट, इससे और इम्पोर्टेंट क्या है, द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली
पूरे वर्ल्ड में सामान के साथ साथ सर्विस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, सर्विस भी तैयार करता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया आप लोगों को, क्या कर एग्जाम्पल में जो कंडील बनाने वाली कंपनी थी, छोटी सी कंपनी थी, उसका जो मार्केट छोटा था, प्रोडक्शन कम था, लेकिन एमएनसी के द्वारा उसको ऑर्डर मिला तो क्या हुआ, इसकी एरिया जो है इंक्रीज हुआ, इनकी बेनिफिट इंक्रीज हुआ, इनकी अर्निंग क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। तो ये केवल सामान के साथ साथ सर्विस ही प्रोवाइड करने काम करते हैं। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कम्प्लेक्स वे। इसे कह सकते हैं कि जो अर्निंग है वो भी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा कई तरीक़ों से बढ़ जाती है। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इंटू टू स्मॉल पार्ट्स, इंटू अ स्मॉल पार्ट्स, यानी जो प्रोडक्शंस है वो लगभग 2 छोटे छोटे पार्ट्सों में डिवाइड होते हैं। पहला एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोबल, और जो प्रोडक्शंस है इससे कई अलग अलग हिस्सों में क्या होता है, फैलता है, सेल होता है। इन द अबव एग्जांपल्स चाइना प्रोवाइड द एडवांटेज ऑफ बीइंग चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस, मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप आर यूजफुल फॉर देयर क्लोजनेस टू द मार्केट इन द यूएस एंड यूरोप। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कार का कि अलग अलग कंट्री में कार का पार्ट्स बनता है, मैक्सिको और आपको ईस्टर्न यूरोप में, जहाँ पर रॉ मटेरियल इजीली मिल जाता है, जहाँ पर लेबर इजीली मिल जाते हैं, जहाँ पर मार्केट इजीली मिल जाता है। तो अलग अलग 2 कंट्रियों में, 2 कंपनियों में इसका पार्ट्स तैयार होता है, उसको अलग जगह ले जाकर के उसको असेंबल की जाती है, और असेंबल करने के बाद क्या होती है, पूरे कंट्री में सेल होने के लिए मार्केट में वो जाती है। तो देखने का प्रयास किया गया कि 2 अलग अलग कंट्री में, जैसे मैंने आपने यहाँ बताया कैंडल का, तो अलग अलग कंट्री में माल तैयार हुआ, लेकिन तैयार होकर के एक कंट्री में गया और वहाँ से क्या हुआ, अदर कंट्री के लिए, अलग अलग मार्केट के लिए सेल होने के लिए सप्लाई हो गया, है कि नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर एग्जाम्पल देने का प्रयास किया गया है। इंडिया हैज़ हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स who can understand the technical aspect of the production. It also has educated English speaking youth who can provide customer care services, and all this probably can mean 50 to 60% cost saving for the MNCs. हम बता दें एक बात कि हमारा जो कंट्री का साउथ स्पीकिंग एरिया, साउथ कंट्री का पार्ट्स है, खासकर बेंगलुरु, तमिलनाडु, केरला वगैरह का, वहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग इतना अच्छा है कि वो लोग कई सारी भाषाओं को जो जानते हैं, स्पीक करते हैं। तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं अपने कस्टमर केयर जो सर्विसेज हैं या जो कॉल सेंटर का सर्विसेज हैं वो हमारे कंट्री से लेती हैं, क्योंकि यहाँ के लोग अधिक ये क्या बोलते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग जानते हैं और स्किलफुल होते हैं, इसलिए उसको ये सर्विस जो है प्रोवाइड कराती हैं। तो द एडवांटेज ऑफ स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन से अक्रॉस द बॉर्डर्स द मल्टीनेशनल कैन बी ट्रूली इमेंस। अब बात करते हैं इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री, यानी कि अलग अलग कई एरियाओं में जो प्रोडक्शंस होता है एमएनसी के द्वारा, वो क्या होता है, आपस में इंटरलिंक होते हैं, आपस में वो जुड़े होते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि किस तरह से पूरे कंट्रीज में जो एमएनसी जो होता है अपना इंटरलिंक करता है, दूसरे को जोड़ने का काम करता है विश्व भर की कंपनी को। तो हम यह देखने का प्रयास करेंगे उसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री, यानी कि जो प्रोडक्शंस है कल अलग अलग कई कंट्रियों से मिलकर के तैयार होता है, प्रोड्यूस होता है। हम इसको देखने का प्रयास करेंगे किस तरह से ये मतलब प्रोड्यूस होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। तो इन जनरल सामान्य रूप से बात करें, एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट क्लोज टू मार्केट, यानी कि एमएनसी वही सेटअप करता है जहाँ की मार्केट प्लेस नज़दीक हो, या फिर मार्केट तक जाने के लिए जो आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हो ज़्यादा डेवलप हो। ओके, एंड इसके अलावा वेयर देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट, वहाँ भी करती है जहाँ पर कम रेट में स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा एंड वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर प्रोडक्शन इज इश्योर्ड। इन एडिशन एमएनसी, यानी कि आपने क्लास 8 में 9 में पढ़ा होगा, कोई भी कंपनी एस्टेब्लिश होने के कई सारे उसके एक्सपेक्ट हैं, जैसे आपको रॉ मटेरियल कहाँ अवेलेबिलिटी होता है, आपको पावर जैसे आपका कोल हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, स्किल और अनस्किल लेबर हो गया। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी माइंड रखती है कंपनी को सेटअप होने में। मान लो कोई कंट्री जो कहता है कि हमारे यहाँ आप एमएनसी सेटअप करो, लेकिन आपको 60% टैक्स लेंगे, या फिर हमको लोन प्रोवाइड कराएंगे तो इतना उसका इंटरेस्ट रेट लेंगे,
और एक अदर कंट्री है जो उसको कम रेट में लोन प्रोवाइड करता है या इक्विपमेंट्स को उसको प्रोवाइड करता है, तो जो एमएनसी के मालिक होंगे या एमएनसी जो होगा वो वहाँ सेटअप होगा जहाँ हमें कम खर्च में अधिक से अधिक अर्निंग हो पाएगा। ओके, वहाँ सेटअप होता है एमएनसी। इसके अलावा इन एडिशन एमएनसी माइट लुक फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी दैट लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट। वी विल लर्न, इसको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। देखते हैं हम लोग आगे एग्जाम्पल के साथ साथ। हैविंग एश्योर्ड देमसेल्फ ऑफ दिस कंडीशंस, यानी कि एमएनसी जो है वही सेटअप होती है जहाँ कम इन्वेस्टमेंट में अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो, चाहे वो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी हो या फिर पावर हो या फिर लेबर, स्किल एंड अनस्किल लेबर हो या स्किल गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो। इन तमाम बातों को ध्यान रख करके जो एमएनसी सेटअप करने वाले होते हैं उनका मेन यही होता है कि हम वहाँ सेटअप करते हैं जहाँ हमें कम इन्वेस्टमेंट में अधिक से अधिक अर्निंग या प्रॉफिट हो सके। तो एमएनसी सेटअप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज फॉर प्रोडक्शन दैट मनी दैट इज स्पेंट टू बाई एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। याद रखना, एक आता है क्वेश्चन कि व्हाट डू यू नो अबाउट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो दो टाइप्स होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड नेशनल इन्वेस्टमेंट। तो जो भी कंपनी सेटअप होने में जो पैसे इन्वेस्ट होते हैं, चाहे वो सामान परचेज करने में या इक्विपमेंट परचेज करने में या अदर एसेट्स परचेज करने में जो पैसे इन्वेस्ट होते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट जब एमएनसी करती हैं, यानी कि एमएनसी द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट दैट मेड बाय द फॉरेनर या फॉरेन कंपनी, यानी कि वो क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन कंट्री द्वारा की जाती है उसे क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बात क्लियर है कि नहीं। एंड द इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट दिस एसेट विल अर्न प्रॉफिट। कोई भी व्यक्ति तभी इन्वेस्ट करता है जब उसको इसकी आशा होती है, जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, हमें अधिक से अधिक प्रॉफिट होगा। अगर कोई छोटा सा व्यापारी है, होता है कि मैं 1 लाख का सामान परचेज करता हूँ, तो वही सामान परचेज करने का प्रयास करेगा जिस सामान में उसको अधिक से अधिक का मार्जिन हो, अधिक से अधिक उसको बेनिफिट हो। एट टाइम्स उस समय बात करते हैं एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन ज्वाइंटली विद द सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दीज कंट्रीज। मैंने पहले भी आप बताया था कैंडल के माध्यम से एग्जाम्पल में कि वो जो चाइनीज कंपनी थी क्या की, इंडियन कंपनी को कैंडल बनाने के लिए ऑर्डर दिया, तो ये लोकल कंपनी को ऑर्डर दिया एमएनसी ने, ताकि उसके साथ साथ उसको भी क्या है, लोकल कंपनी को भी बेनिफिट हो सके और जो बड़ी एमएनसीज हैं उसको कम खर्च में क्या हो, अधिक से अधिक प्रोडक्शन प्राप्त हो सके। ओके, तो द बेनिफिट ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ सच ज्वाइंट प्रोडक्शन इज टू फोल्ड, यानी कि लोकल कंपनी उसको दो तरीके से मतलब फायदे होते हैं। पहला जो है एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी फॉर द एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एमएनसी क्या करती है, लोकल कंपनीज को, लोकल इंडस्ट्रीज को इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है, मटेरियल प्रोवाइड करती है, स्किल प्रोवाइड करती है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, ताकि वो कम समय में अधिक से अधिक प्रोडक्शन को तैयार कर सके। ये उसको प्रोवाइड करती है किसको, छोटी कंपनी को। छोटी कंपनी को क्या बेनिफिट हुआ कि हमें कम खर्च में न्यू स्किल मिल गया, न्यू टेक्नोलॉजी मिल गया, न्यू इक्विपमेंट मिल गया और हमें एक नया मार्केट मिल गया। हम पहले 1 क्विंटल कैंडल सेल किया करते थे, लेकिन हमें क्या हुआ, हमें 100 क्विंटल कैंडल सेल करने का एक मौका मिल गया, एक अवसर मिल गया, एक मार्केट मिल गया। तो दोनों को क्या है, इससे बेनिफिट है। फर्स्ट एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी, नेक्स्ट है आपका सेकेंड एमएनसी माइट ब्रिंग विद देम एट लीस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। दूसरी फायदा क्या होती है कि एमएनसी क्या करती है, वैसे कंपनी को नया नया टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, नई नई इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करने का काम करती है। नेक्स्ट आप अगर देखते हैं एग्जाम्पल के साथ साथ, बट द कॉमन रूट फॉर द एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज टू बाई द टॉप लोकल कंपनीज एंड देन एक्सपेंड प्रोडक्शन। एमएनसी विथ ह्यूज वेल्थ कैन क्विट इजली टू डू सो। टू टेक एन एग्जाम्पल, कारगिल फूड, ये जो है अमेरिकन एमएनसी है जो फूड पैकेज करती है, फूड बनाती हैं।
हैज़ ब्रॉट ओवर द स्मॉलर इंडियन कंपनी सच एज परख फूड, यानी कि एक यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक अमेरिकन कंपनी है, एमएनसी है, वो नाम है कारगिल फूड्स, और एक इंडियन कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, इसका नाम है परख फूड। परख फूड भी बहुत डेवलप है हमारे कंट्री के लिए है। इसे परख फूड हैज बिल्ट अ लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि परख फूड का भी जो प्रोडक्शन है हमारे कंट्री के अलग अलग कई पार्ट में बिकता है। वेयर इट्स ब्रांड वाज वेल रिप्यूटेड, यानी कि इसकी अच्छी ब्रांड की मतलब रिपुटेशन है। ऑल्सो परख फूड हैज 4 ऑयल रिफाइनरीज हुज कंट्रोल हैज नाउ शिफ्टेड टू कारगिल। Kargil is now the longest producers of edible oil in India with the capacity to make 5 million pouch daily। यानी समझने का प्रयास कर रहा है यहाँ पर कि एक एमएनसी है अमेरिका की, उसका नाम है कारगिल, और एक छोटी सी कंपनी और कंट्री का नाम है जिसका नाम है परख फूड जो है ये हमारे कंट्री में बहुत चर्चित कंपनी है जो फूड सप्लाई करता है अलग अलग कई पार्ट्स में। इसके अलावा हमारे कंट्री में 4 रिफाइनरी सेक्टर भी है ऑयल की, एडिबल ऑयल की। हालांकि क्या करता है कि अब ये टाइप करता है, अब ये संबंध रखता है आपको कारगिल एमएनसी से, जो अब जिसका प्रोडक्शन होता है तो एमएनसी के लिए करता है। सारे प्रोडक्शन क्या होता है अब कारगिल एमएनसी के नाम से सेल होते हैं। जो क्या किया, इंडियन की जो परख फूड था उसको क्या किया, कारगिल जो एमएनसी है उसको हेल्प किया, कोऑपरेट किया और उसको इन्वेस्टमेंट किया। यानी कि यहाँ देखने का प्रयास करेंगे जो परख फूड था हमारे कंट्री का, वो क्या हो गया, कारगिल एमएनसी में संबंध टाइप हो गया, उसका मतलब विलय कर सकते हैं तरह से। तो इन फैक्ट मेनी ऑफ द टॉप एमएनसीज हैव वेल्थ एक्सिस्टिंग द इंटायर बजट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री गवर्नमेंट विथ सच इनॉमरस वेल्थ। इमेजिन द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द एमएनसी। ये देख सकते हैं किस तरह से एमएनसी जो है अपने बड़े बजट के साथ छोटी छोटी कंपनियों के हेल्प करता है और एक न्यू प्लेस देता है उनको मार्केट में। देयर अनदर वे इन विच एमएनसी कंट्रोल प्रोडक्शन। लार्ज एमएनसी इन डेवलप्ड कंट्री प्लेस ऑर्डर्स ऑफ प्रोडक्शन विद अ स्मॉल प्रोड्यूसर। ये जो एमएनसी होती है क्या करती हैं, अपना ऑर्डर जो है छोटी छोटी कई कंट्रियों को देती है, कई कंपनी होती है कि भाई तुम मेरे लिए काम करो, मेरे लिए तुम प्रोडक्शन तैयार करो। जैसे आपका है गारमेंट्स, कपड़े की, फुटवियर्स, sport items are examples of the industries where production is carried out by a large number of small producers around the world। यानी कि एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे गारमेंट में, फुटवेयर्स में, स्पोर्ट आइटम्स में, या फिर आपको कह सकते हैं टॉयज वगैरह में। इसके लिए वर्क जो है छोटे छोटे कई वर्कर्स करते हैं और उसका जो प्रोडक्ट्स होता है बड़ी कंपनियां परचेज करती है और उसका अपना लेबल, अपना मुहर, अपना प्राइस फिक्स करके उसको सेल करती है। जैसे कि बात करते हैं कोई मॉल होता है, कोई बड़ा बिजनेस होता है, तो उसमें आपको नीडल से लेकर के बड़े बड़े सामान तक हैं वहाँ बिकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे प्रोडक्शन जो है एक कंपनी के अंतर्गत होते हैं, ऐसा नहीं है। उसका प्रोडक्शन कई अलग अलग एरियाओं में, कई अलग अलग कंट्री में, कई डिफरेंट इंडस्ट्री में तैयार होता है। वो एमएनसी के लिए वर्क करते हैं छोटे छोटे इंडस्ट्री, और उसका जो प्रोड्यूस होता है एक एमएनसी के नाम पे लेबल लगता है, उसकी प्राइस फिक्स होती है, टैग लगता है, और उस एमएनसी के जरिए क्या होता है वर्ल्ड के अलग अलग कई मार्केट तक वो पहुंचता है। देखिए नेक्स्ट, द प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड टू द एमएनसी विच देम सेल दीज अंडर देयर ओन ब्रांड नेम टू द कस्टमर। क्या करता है, परचेज करता है, अपना ब्रांड लगाता है, अपना लेबल लगाता है, अपना मुहर लगाता है, अपना प्राइस फिक्स करता है और फिर कंट्री के अलग अलग मार्केट में वो सेल करता है। दिस लार्ज एमएनसी हैव ट्रिमेंडस पावर टू डिटरमाइन प्राइस। ये प्राइस सेट करता है, क्वालिटी, डिलीवरी एंड लेबर कंडीशंस फॉर द डिस्टेंस प्रोड्यूसर। सब कुछ कंट्रोल करता है कौन, एमएनसी। दस वी सी दैट there are a variety of ways in which the MNC are spreading their production and interacting with the local producer in various countries across the globe। हम देखते हैं कि यहाँ पर एमएनसी क्या करता है, इस तरह से अलग अलग कई छोटी छोटी इंडस्ट्री जो है कंपनी को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ और उसको नया मार्केट देता है, नई वे देता है काम करने के लिए। बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप with local companies, by using the local companies for supplies, by closely competing with the local companies by or buying them up, MNC are existing या extracting the strong influence of productions at this distant location. As a result, production in these widely
डिस्प्लेस्ड लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक्ड। हम इसे कर सकते हैं कि जो लोकल कंपनी भी होती हैं क्या करती हैं, आपको एमएनसी से कंसल्ट करके अपने प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा तक बढ़ाती है, अपने स्किल्ड को इंक्रीज करती है, अपने इक्विपमेंट को इंक्रीज करने के साथ साथ क्या करती है, अपने अर्निंग भी ज़्यादा इंक्रीज करती है। हम बात कर सकते हैं यहाँ पर एमएनसीज के माध्यम से दोनों को बेनिफिट होता है, एक स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी और बड़ी बड़ी एमएनसीज को भी होते हैं अलग अलग लेवल से। फिर हम नेक्स्ट लेसन को या नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे, फॉरेन ट्रेड एंड इंट्रैक्शन ऑफ मार्केट्स, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। हाय स्टूडेंट्स, बेटा गुड मॉर्निंग। तो आप कैसे हैं? आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी लेसन 5th, इसका नाम है इंडस्ट्रीज, और लेसन का ये 5th वीडियो है और लास्ट वीडियो होगा, जिसका नाम है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी सेक्टर। ठीक है, तो बता दो मैं कि लेसन में हम लोग ने इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले देखा था हम लोगों ने क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग जो है आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था। ऑनरशिप के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था प्राइवेट इंडस्ट्रीज, पब्लिक इंडस्ट्रीज, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज और कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। इसके बाद हम लोगों ने कई अलग अलग रीजन्स को भी देखा था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का कितना इंपॉर्टेंस है। इसके बाद देखा था कि ये प्लेस है कहाँ और कहाँ इसका ज़्यादा डेवलपमेंट है और क्यों है। इसके बाद देखा था हम लोगों ने एग्रो बेस्ड में कॉटन इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखा था हम लोगों ने कि किस किस कंट्री में और हमारे कंट्री में क्या इसका पोजीशंस है। आज हम देखने वाले हैं वीडियो नंबर 5th करेंगे, जिसका नाम है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बता दूं मैं कि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिस तरह से हम लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ को इंडस्ट्रीज़ का बैकबोन कहते हैं, क्योंकि यही इंडस्ट्रीज है सभी इंडस्ट्री को सेटअप होने में हेल्प करता है, और यह प्रत्येक तरह की इंडस्ट्रियों को सेटअप करने वाली जो मशीन्स होती हैं, जो इक्विपमेंट्स होता है, उसको ये प्रोवाइड करता है, इसको ये मैन्युफैक्चर करता है। इसलिए कहा जाता है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ को बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रीज। लेकिन हम ये बात करेंगे इस वीडियो में, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये एक ऐसा वर्क करता है कि जो सभी टाइप्स के जो इंडस्ट्रीज होते हैं ये उसको स्पीड देने का काम करता है, उसको गति देने का काम करता है, क्योंकि इसके वजह से आईटी सेक्टर के डेवलपमेंट हो जाने से आपके जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज का वर्क है, वो बहुत इतना ईजी फास्ट हो गया है कि बहुत कम समय में अधिक से अधिक मैसेज को लॉन्ग डिस्टेंस में हम लोग आसानी से कवर कर सकते हैं और कवर करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग इसको। पेज नंबर 61 अगर आपके पास बुक है तो ओपन कर सकते हैं, उसमें आप लाइन बाय लाइन देख सकता है। मैं यहाँ बात करता हूँ, इमेजिन हाउ मच वुड बी कंपेस्ड। देखते हैं, इमेजिन हाउ मच वुड बी कम्प्लिस्ड इफ कंपनीज वुड ऑपरेट ऑन अ 24 आवर वर्क डे। सम सॉफ्टवेयर कंपनीज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, मेनली एक तरह से कि 2 वर्कर्स हैं जो अदर्स लोकेशन पे वर्क कर रहे हैं और वो पार्ट टाइम जॉब करके भी अपने काम को पूरा कर रहे हैं। यानी कि एक इंडिया में बैठा है, एक अदर कंट्री में बैठने के साथ भी जो दोनों का वर्क हो रहा है, वो किस तरह से जो है एक साथ कंप्लीट होने का हो रहा है, और इसमें दोनों एक साथ कैसे अपने काम को मर्ज करके एक प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं ड्यू टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो आप इसको देखिएगा, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए हम चलते हैं। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डील्स इन द स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या इंडस्ट्री जो है, ये मुख्य रूप से इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। दैट मीन्स नियर अबाउट अलग अलग प्लेस से ये कलेक्ट करने काम करता है, उसके अकॉर्डिंग ये प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद इस मैसेज क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, एरियाओं में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है मेनली। टुडे दिस इंडस्ट्रीज हैज बिकम ग्लोबल, और यह आज इंडस्ट्री जो है पूरे विश्व स्तर पे अपना रोल जो है प्ले कर रहा है और बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहा है। दिस इज ड्यू टू अ सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक इवेंट्स। ऐसा इसलिए हुआ है कि इसमें कई सारे इवेंट्स का, कई सारे मतलब न्यू जो खोज है उसके अकॉर्डिंग, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल के फील्ड में हो या पॉलिटिकल
के फील्ड में हो या फिर सोशियो इकोनॉमिक इवेंट्स की वजह से जो है इतना इसका धड़ल्ले से या तेज़ी से इसका उपयोग हो रहा है। द मेन फैक्टर्स गाइडिंग द लोकेशंस ऑफ द इंडस्ट्रीज आर रिसोर्स अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरर। और सबसे बड़ी बात है किसी भी ये गाइड करता है किसी भी इंडस्ट्री सेटअप होने में कि आप जो इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं उसके नियर अबाउट कौन कौन से इसके सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट जो है जैसे रॉ मटेरियल्स, पावर, वाटर अवेलेबिलिटी, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, नोड नेटवर्क, इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है इजीली आईटी इंफॉर्मेशन के माध्यम से मिल जाता है। द मेजर हब ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज आर द सिलिकॉन वैली। ये पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया में, तो यहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा हब है। और हम अपने कंट्री की बात करें तो हमारे कंट्री में बेंगलोर में है। ओके, बेंगलोर इज लोकेटेड ऑन द डेक्कन प्लेटू फ्रॉम वेयर इट गेट्स द नेम सिलिकॉन प्लेटू। यानी कि जो बेंगलोर हमारे कंट्री में है, आप मैप पे देख सकते हैं इजीली, जो आपको डेक्कन प्लेटू पेनिनसुलर पार्ट में है और इसको इसीलिए हम लोग सिलिकॉन प्लेटू के नाम से भी जाना जाता है। द सिटी इज नोन फॉर इट्स मिल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। और ये जो सिटी है, ये बेंगलोर टाउन जो है ऐसे प्लेस से बसा है जहाँ थ्रू आउट पूरे साल जो है मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। दैट मीन्स न अधिक हीट रहती है और न अधिक कोल्ड रहता है। द सिलिकॉन वैली इज अ पार्ट ऑफ सांता क्लेरा वैली, ठीक है, लोकेटेड नेक्स्ट टू द रॉकी माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के रॉकी माउंटेन्स के आगे जो है इसका प्लेस होता है। द एरिया हैज टेम्परेट क्लाइमेट विद द टेम्परेचर रेयरली ड्रॉपिंग बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि एक ऐसे एरिया पे है जहाँ टेम्परेट क्लाइमेट पाया जाता है और बहुत रेयर केस में वहाँ तापमान जो है 0 डिग्री से नीचे जाता है। द लोकेशनल एडवांटेज ऑफ द सिलिकॉन प्लेटू, बेंगलोर एंड सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया आर डिस्कस्ड ऑन द नेक्स्ट पेज। दैट मीन्स यहाँ पर हम देख सकते हैं उसको। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ सिमिलरिटीज़ है। यू कैन नोटिस द सिमिलरिटीज बिटवीन द टू सिटीज़, यानी कि कैलिफोर्निया और आपका बेंगलोर दोनों में सिमिलरिटी ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि जो क्लाइमेट कंडीशन है दोनों का मॉडरेट है और दोनों जो है आपको इस कंडीशन में है कि हम लोग कह सकते हैं देर आर अदर्स इमर्जिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब्स इन मेट्रोपोलिटन सेंटर्स ऑफ इंडिया सच एज। और बेंगलोर के अलावा और हमारे कंट्री में जो मेट्रोपोलिटन सिटीज़ हैं वो भी आपको इस सेक्टर का हब हैं। जैसे आपको मुंबई के बाद आ जाते हैं न्यू दिल्ली, हैदराबाद एंड चेन्नई। अदर सिटीज एज सच एज द गुड़गांव, पुणे, त्रिवंतपुरम, कोची एंड चंडीगढ़ आर आल्सो इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ IT industries. However, Bangalore has always had a unique advantage as a city with highest availability of middle and top management talent. यानी कि बेंगलोर सबसे अधिक जो है ये होता है क्योंकि यहाँ पर जो मैनेजमेंट और अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और टफ होती है। इस तरह से हम बात करते हैं तो लेसन ये आपका समाप्त यहीं पर हो जाता है और हम फिर नेक्स्ट वीडियो करेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक आपको जैसा होगा इसमें हमें विषय बताया जाएगा। फिर तब तक के लिए हम लोग रखते हैं इसको। गुड बाय। ओके।